उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम, उसको मैं आगे लेकर चलता हूँ एंड हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजिम अच्छा है या न्यू टैक्स रिजिम अच्छा है। सो मैं ये फाइनली सारा डिटेल्स देकर आपको इतना एनेबल कर दूंगा कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि विच इज बेटर फॉर यू, आइदर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। तो आपको ये स्क्रीन मेरा याद होगा जो मैं पिछले वीडियो में छोड़ा था। अगर जो लोग मिस कर दिए हैं तो मेरा इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले पुराना वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे और आपको एक कंप्लीट पिक्चर सामने आए कि मतलब क्यों ये कंटेंट आया, इससे पहले क्या था और ओवरऑल गोल क्या है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और एक चीज और मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इम्पोर्टेंट कंटेंट से बेनिफिट हो और अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो देखिए, अब मैं आपको जब इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तीन चीजें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज जो हमारा इनकम है, जो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या बिजनेस कहीं से भी आ रहा है, दैट इज इनकम टू अस। तो हम उस इनकम पे टैक्स देते हैं, बट जो भी सैलरी के फॉर्म में इनकम आता है, जो भी टोटल हमारा इनकम होता है, टोटली वो टैक्सेबल नहीं होता है। ये चीज हमको गौर करने वाली बात है कि टोटल इनकम इज नॉट टैक्सेबल। उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि टैक्स फ्री होता है और उस पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि किसी का सैलरी 10 लाख है, उसमें से हो सकता है कि 3 लाख पार्ट ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, मीन्स that person is liable to pay tax only on 7 lakh and not on complete 10 lakh। तो यहाँ मैं वही चीज दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये मैंने दो पार्ट में बांटा है, एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। दूसरा चीज मैंने आपको बोला था कि जब आप न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट कर जाओगे तो आपको एग्जाम्पशंस और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स जो भी आपका इनकम है डायरेक्टली आप ये समझ लो कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। वेयरएज ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था कि आपका सैलरी एक्स होता था, उसमें से एग्जाम्पशंस डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाता था टू गेट अ टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल इनकम, और उस पे टैक्स लगता था। तो अब देखो, अगर एग्जाम्पशन और डिडक्शन ये कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट इजीएस्ट वे कॉमन पीपल के सेंस में करना चाहूँ तो ये है कि एग्जाम्पशंस नॉर्मली आप समझ लो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हाउस रेंट अलाउंस, आप मंथली बेसिस पे एक्सपेंस हो रहा है आपका, आप पैसा किसी को देते हो। ट्रेवल अलाउंस, सो ट्रेवलिंग पे खर्च होता है। मोबाइल एंड इंटरनेट रिम्बर्समेंट, सो दिस इज अगेन अ रिम्बर्समेंट। फूड कूपन एंड वाउचर्स, कंपनी लीज कार्ड, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यूनिफॉर्म अलाउंस, लीव इनकैशमेंट। तो आप मेजोरिटी पार्ट जो देख रहे होगे इधर आपका एक फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर है, सिर्फ दो छोड़ के। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी इसीलिए मिलता है क्योंकि आपका बहुत सारा ऐसा खर्च होता है जो कि आप कहीं शो नहीं करते हो, तो इनडायरेक्टली वो उस खर्च को ही टैकल करता है, हिट करता है। और लास्ट जो लीव इनकैशमेंट है वो एक तरह से आपका अर्न लीव का इनकैशमेंट जो होता है। सो ये सारा एग्जाम्पशन में आएगा। और डिडक्शन का हम बात करें कि डिडक्शन है क्या, तो मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो डिडक्शन वो चीज है जो कि आप नॉर्मली फ्यूचर को सोच के आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ LIC प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ एनी प्रीमियम, या आप पेंशन के बारे में सोच के कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। हम फ्यूचर के बारे में सोच के जो कुछ नॉर्मली करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो नॉर्मली डिडक्शंस में जाता है। देखिए, ये दोनों डेफिनेशन कुछ नहीं है, जस्ट मैं एक रिलेट करने के लिए आपको समझने के लिए मैं बताया। बाकी क्या एग्जाम्पशंस में आता है और क्या डिडक्शन में आता है ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो पीएफ जो आपका कटता है, ईएलएसएस, ये ईएलएसएस इज जस्ट ए म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स सेविंग स्कीम होता है। मैं इस पे एक अलग से कंटेंट लेके आऊंगा कि कौन से ईएलएसएस अच्छे हैं, वो आप
स्टे ट्यून, आपको मतलब बेटर डिटेल मिलेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो पीएफ करता है, एलआईसी प्रीमियम, जैसे मैं बोला था कि प्रीमियम्स आर टैक्स फ्री, अगेन सारा प्रीमियम नहीं, आपका एलआईसी प्रीमियम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एंड सो ऑन। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑन होम लोन, ये भी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है टैक्स सेविंग में। अगर किसी ने घर खरीदा है तो ही इज पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल which is a very huge amount and that is becoming a tax free. Next, child tuition, so if your children is studying, उसका जो ट्यूशन फी होता है that is tax free. Investment in NPS and all that. So ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में एट लेटर स्टेज ऑफ माय वीडियो कि आप न्यू या ओल्ड टैक्स रिजिम किसको चूज करोगे। सो हियर यू सी, आप इससे पहले कि कोई चीज डिसाइड करो उससे पहले आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। आप कैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आपका फाइनेंशियल हैबिट्स क्या है, वो सारा आपको सोचना पड़ेगा। सो उस चीज को मैं समराइज किया है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट इज एग्जाम्पशंस और डिडक्शन, एग्जाम्पशन क्या है, डिडक्शन क्या है। तो आप अपने बारे में सोच के ये सोचो कि आप रेंटेड घर में रहते हो या अपना आपका घर है। अगर आप रेंटेड घर में रहते हो आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। उसी तरह आप ऑन एंड बेनिफिट एलटीए अवेल करते हो, लिफ्ट ट्रेवल अलाउंस होता है, फूड बिल्स, फूड कूपन्स आप लेते हो नहीं लेते हो। तो ये क्वेश्चंस आप सोचो कि इसमें से आपके लिए कितना पार्ट अप्लीकेबल है। एक पार्ट आ गया एग्जाम्पशन से। सिमिलर वे आप डिडक्शंस की तरफ मूव करो और वहां भी सोचो कि एज ए सैलरीड आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ मिले या ना मिले। और जो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है ये बाय डिफॉल्ट तो सभी लोग को मिलता है, मतलब पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का टैक्स फ्री, ये सबको होता है। बट ये आप याद रखिए जैसे ये आप न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट कर जाएंगे आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप हाउस लोन पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के लिए जो टैक्स फ्री एग्जाम कर फैसिलिटी आप ले रहे हो वो भी नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम पर भी ओल्ड टैक्स स्कीम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा। तो आपके पास एक हॉलिस्टिक लिस्ट होना चाहिए ये इस एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस में आप किस किस पार्ट के लिए अप्लीकेबल हो, उसका अमाउंट क्या है वो आप निकाल लो और अपने पास रखोगे एनालिसिस के लिए। तो मैं इतना बताने के बाद आपको अब 3 एग्जांपल लेके समझाने का कोशिश करूंगा कि टैक्स आपको किसको कितना देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल ये पहला केस में लिया हूं जिसमें कि एक एक्स इज अ सैलरीड पर्सन जो कि बहुत बेसिक सा जो एग्जाम्पशन डिडक्शन है उसको वो अवेल करता है, बट इज नॉट अवेलिंग ऑल द एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। सो आप देख रहे हो मैंने एक्स का सैलरी माना है 8 लाख, तो 8 लाख इसका सैलरी है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर ओल्ड स्कीम में रहेगा तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलना ही मिलना है। सो उसको ये मिल रहा है 25,000 उसका एटीसी में पीएफ में जा रहा है, एचआरए वो 30,000 क्लेम कर रहा है, लिफ्ट ट्रेवल अलाउंस 25,000 क्लेम कर रहा है। तो ये टोटल एड ऑन होके 1,30,000 वो क्लेम कर रहा है एज ए डिडक्शन बोलो या एग्जाम्पशन बोलो। तो उसका टैक्सेबल इनकम क्या हो जा रहा है 6,70,000, जबकि ये सारा चीज न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो नेट टैक्स व्हाट एवर यू गेट इज डायरेक्टली नेट टैक्सेबल इनकम। सो देखो 8 लाख आपका इनकम था और 8 लाख आपका टैक्सेबल इनकम भी है, वेयर एज हियर इट इज इनकम माइनस दिस एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर द टैक्स ब्रैकेट, सो 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख पे एज इट इज सेम 5% तो दोनों सेम आया। नेक्स्ट 5 लाख टू 7,50,000 इट इज 20% एंड 10%, सो इधर आपका 34,000 आया एंड दिस इज
25,000. So this is a lesser amount. Again you go down, since the taxable income here is 6,70,000, so here it will be 0, but since it is more than 7.5 lakh, this 8 lakh, so 50,000 पे इधर tax फिर calculate होके, so after you see the total tax liable under old scheme is 48,360, whereas as a new scheme it is 46,800. तो आपको यहाँ एक क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये पर्सन ने कुछ बेसिक एग्जाम्पशंस और डिडक्शन यूज किया है और उसके बेसिस पे इसका ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स ज्यादा आ रहा है, न्यू टैक्स रिजिम में इसका टैक्स कम आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि 1560 रुपया 1560 अमाउंट इज पेइंग एज ए टैक्स लेस इफ ही ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजिम। सो इन दिस केस नेक्स्ट ये स्कीम मैं आपको ले रहा हूं जहां पर इन प्रीवियस केस ही वाज क्लेमिंग फ्यू एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, बट यहाँ पर उसने मेनी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन किया है। सो एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन का लिमिट बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ गया है, और यहाँ मैंने सैलरी भी जो लिया है देखो 13 लाख में लिया, 13 लाख का सैलरी है। सो अगेन सेम चीज, ये चीज उसको एग्जाम्पशंस में ले रहा है। सो 2,01,400 इज एग्जाम्प्टेड एंड उसका टैक्सेबल इनकम इज 10,98,000, whereas in new tax regime it will remain 13 lakh. टैक्स जब ये कैलकुलेट होकर आ रहा है तो ओवरऑल टैक्स आप देख रहे होगे in the old tax regime it is 1,47,763. In the new tax regime it is again less and which is 1,43,000. सो आप यहाँ भी क्लियरली डिसाइड कर पा रहे हो कि इस केस में भी the salaried person X has saved a tax in new tax regime by 4,763. तो इस केस में भी इस पर्सन को न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहिए। अब मैं आपको एक तीसरा केस स्टडी दिखाता हूं जहां की X ने ऑल द मेजर एग्जम्पशन और डिडक्शन को अवेल किया है। पहला था फ्यू, दूसरा था मेनी, और तीसरा मैंने मान के चल रहा हूं कि ऑल मेजर। तो यहाँ आप देखोगे कि द इनकम आई हैव टेकन इज एनुअल इनकम इज 20 lakh. So in new tax regime it will remain 20 lakh, whereas in old tax regime 3,30,000 exemptions deduction के बाद उसका 16,17,000 is the taxable income. अगेन यू सी डायरेक्टली इस वीडियो का पॉज करके भी देख सकते हैं क्लियरली कि जो टैक्स कैलकुलेट होकर आ रहा है इन द ओल्ड टैक्स रिजीम इट इज 3,26,040 रुपीज, इन द न्यू टैक्स रिजीम इट इज 3,51,000. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 25,000. अगर आप ये पर्सन जो बंदा जो 20 लाख का सैलरी है और ये मेजर एग्जम्पशंस डिडक्शन को अवेल कर सकता है और ये न्यू टैक्स रिजिम में चला जाता है तो इसको 25,000 का एज ए टैक्स लॉस होगा. सो हियर यू सी द कंक्लूजन इज दैट X सेव्स मोर टैक्स इन ओल्ड टैक्स सिस्टम. ओल्ड टैक्स सिस्टम में X सेव कर रहा है और कितना, as I said 25,000 in approx, so 24,960. so आपको देख के एक कुछ आइडिया आया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो. either you fall in category A, B और C and based on that आप एक डिसीजन ले सकते हो. स्टिल अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं और भी कुछ डिटेल्स दूंगा that will help you decide और हम आगे देखते हैं. so next ये क्वेश्चन आएगा विच इज बेटर. जिस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था मैं उस क्वेश्चन पे वापस फिर से आ रहा हूं कि विच वन इज बेटर, न्यू और ओल्ड. सो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है. नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन से दैट न्यू टैक्स रिजिम इज द बेटर वन और द ओल्ड टैक्स रिजिम इज द बेटर वन. ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. वो वैरी क्यों करेगा? क्योंकि based on the investment profile, type of accommodation,
आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो, आपके पास क्या क्या इंश्योरेंस है, क्या क्या पॉलिसीज है, आप जिस घर में रहते हो आपका अपना घर है या रेंटेड घर है, सो दैट आप वहां से HRA क्लेम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये सारा फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही एक डिसीजन आएगा कि मेरे लिए, फॉर यू, इट इज ओल्ड और न्यू। एज ए जेनरिक इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है और मैं भी नहीं दूंगा। हाँ, बट एक बॉटम लाइन, एक कंक्लूसिव आंसर मैं दे सकता हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस और डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो या आपके लिए अप्लीकेबल है, देन यू मस्ट गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, एल्स गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। और कुछ इनपुट दे सकता हूं कि अगर आपके पास हाउस लोन है तो वहां आप मेजर EMI देते हो, मेजर प्रिंसिपल पे बैक करते हो, विच इज ऑल्सो डिडक्शन और एग्जाम्पशंस मिलेगा। So in that case also you should go for old tax regime. अब क्वेश्चन अगेन कम्स, व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए हमको। तो फिर से मैं बोलूंगा, सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है। दिस यू हैव टू कीप इन अ माइंड। इट इज नॉट दैट टू सेव अ टैक्स ऑफ ₹2000 मैं 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रहा हूँ, because then you are not saving but you are losing 23,000। ये आपको याद रखना है। सिमिलर वे, मैं 1,000 का टैक्स सेव करने के लिए मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ बिना सोचे हुए, जहां पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट मेरा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ओवर द टाइम। तो एक बॉटम लाइन आपको याद रखना है कि सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इंश्योरेंस नहीं लेना है। अचीविंग योर लाइफ गोल, आपका लाइफ में जो गोल होगा, और सिक्योरिंग योर फैमिली फ्यूचर, एक प्लान वे में आपको आगे क्या करना है, किस किस टाइम पे क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट इज योर लाइफ, यू नो व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, कि आपको 5 साल बाद या 2 साल बाद एक 4 व्हीलर चाहिए, 10 ईयर डाउन द लाइन आपको एक बड़ा सा बंगलो चाहिए, अगेन आफ्टर 12-15 ईयर आपका चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो ये सारा कुछ डिसाइड करने के बाद आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आप डिसीजन लीजिए। मैं इन्वेस्टमेंट पर भी वीडियो लाऊंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, क्या क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट गोल भी अचीव होगा, साथ साथ टैक्स सेविंग गोल भी अचीव होगा। सो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट मैं लाऊंगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल। सो अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आपको उसका बेनिफिट मिले।